अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 को सिंप्लीफाई करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाले दोनों लेक्चर देख लिए होंगे, जिसमें 11.1 और 2 को मैंने डिटेल से समझाया था। 11.1 को अलग मेथड से सॉल्व किया था क्योंकि उसके अलग फार्मूले गिवन थे। 11.2 को हमने अलग मेथड से सॉल्व किया क्योंकि उसके अलग फार्मूले गिवन थे। इसी तरह से जो 11.3 है, इसके अलग फार्मूले हैं और इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। सो लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। अगर तो आपने वो नहीं देखा तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ उसको बेशक रिलेशन ना हो, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन किया हुआ था कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। और अक्सर जगह पे यही देखा जाता है कि वो चीज़ फॉलो नहीं करवाई जाती, बल्कि जस्ट ये करवाया जाता है कि आप ना क्वेश्चन सॉल्व करें, बेशक कोई भी मेथड यूज़ कर लें। तो अगर तो हमें बताया नहीं गया कि आपने कौन-सा मेथड यूज़ करना है, तो फिर तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जो भी फ़ॉर्मूला आपको आता है या जो भी मेथड आपको ईज़ी लगता है, आप उसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर मेंशन किया हुआ है कि आपने हाफ एंगल का फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, आपने डबल एंगल फ़ॉर्मूला यूज़ करना है या आपने सिंपल फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, तो अगर बताया हुआ है तो फिर हम उसी को ही फ़ॉलो करते हैं। अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो रॉन्ग कंसीडर होगा, बेशक आपने सही किया हो, क्योंकि मेथड ही गलत है। अगर मेथड गलत है, शुरू से ही आपने गलत सॉल्व किए, लास्ट तक आपके मेथड की वज़ह से ही वो सारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? सो बोर्ड के हवाले से देखें तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट वाले लेक्चर को लाज़मी देख लीजिएगा। आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। 11.3 के लिए जो हमें फार्मूले यहाँ पे देखने को मिलेंगे या जो नई चीज़ें हैं, वो क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं और इसका क्या पिछली एक्सरसाइज से कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बता दूँगा। सो लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, यानी कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का आपने एरिया फाइंड करना है, तो आप वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये इसी की बेस के ऊपर है कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि उसमें क्या मेंशन है थ्योरी के अंदर। पहले वो देखते हैं, फार्मूले देखते हैं, फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक का एरिया ऑफ ट्रायंगल को थोड़ा रीड कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें हमें गिवन है। सो टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइन यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंटेड है ट्रायंगल की तरह का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको कहेंगे, लेकिन कहीं जगहों पे ना इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल और डेल्टा के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को बाज़ जगहों पे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मैंने वैसे नाम मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ही कंसीडर करना है या उसके अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ करना है। ठीक हो गया। सो ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज डिस्कस 3 केसेस, 3 केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो, आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है 11.2 का, तो वहाँ पे जब मैंने केसेस डिस्कस किए थे ट्रायंगल के हिसाब से, तो उसमें हमने 6 केसेस के 5 टू 6 केसेस हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे भी हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे और वो केसेस कौन से हैं कि अगर कोई भी 2 साइड्स और एक उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हो और तीनों साइड्स गिवन हो, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ये 3 यानी केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल वैसे बना लिया आपको समझाने के लिए, जो कि हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। बाकी क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस साइड्स गिवन होंगे या एंगल गिवन होगा, उसको यूज़ करेंगे और फार्मूला लगा देंगे। अब केस नंबर 1 क्या है? केस 1 ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। ये कह रहे हैं कि अगर 2 साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये 2 साइड्स गिवन है, ठीक हो गया, और हमें ये एंगल गिवन है या ये एंगल गिवन है, इसके दौरान में जो एंगल आ रहा है वो एंगल क्या होगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो होगा किस तरह से, ये इस तरह से होगा। इसका फार्मूला आपने ये फार्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गामा। ठीक हो गया। तो अगर ए और बी ये 2 साइड गिवन है, तो हमें ये वाला एंगल गिवन होगा साथ में, और ए बी ए सी ये 2 साइड गिवन है, तो इसके दरमियान में देखें कौन सा आ रहा है, बीटा आ रहा है। ठीक है। और अगर ये 2 साइड गिवन है, तो इसके दरमियान में क्या हो रहा है, अल्फा वाला एंगल आ रहा है। अच्छा जी, मजे की बात, ये तीनों वैल्यूज जो है आपस में इक्वल होती है, यानी अगर किसी में आपने ए बी साइन गामा के अकॉर्डिंग फाइंड किया है, तो वो आंसर, फिर उसके बाद ए बी ए सी साइन बीटा गिवन है, उसका मतलब अगर इस तरह से हम इसका ट्रायंगल का, अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल तो फिर आपको ईजी हो जाएगा।
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल की 2 साइड अगर गिवन है और थर्ड साइड में फाइंड कर लेता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उनके एंगल्स भी बारी-बारी फाइंड कर लेता हूँ और मैं उन तीनों का एरिया फाइंड करूँगा तो तीनों का एरिया इक्वल ही आएगा। यानी ए बी साइन गामा के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा तब भी वो आंसर आएगा, ए सी साइन बीटा फाइंड करूँगा तब भी वही आंसर आएगा और बी सी साइन अल्फा फाइंड करूँगा तब भी वही आंसर आएगा जो फर्स्ट में से आएगा। यानी सबका आंसर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो भी आप आंसर सॉल्व करेंगे वो आंसर इक्वल होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1 के पार्ट तो ईज़ी है क्योंकि उसमें सिर्फ जस्ट हमने एरिया फाइंड करना है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है उसमें हमें ये नहीं बताया गया होगा कि ये साइड है या ये एंगल है उसका, तो इसलिए वहाँ पे ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था तो वहाँ पे ये क्लियर कर दिया था मैंने कॉन्सेप्ट वाइज़। ये उस टाइम की बात करूँगा जब मैं वहाँ पे ये समझाऊँगा कि हमने ये डिस्कशन की थी कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास तीनों साइड जो भी आप वैल्यूज लेंगे उस हिसाब से अपने नाम दें उसको। अगर नाम नहीं गिवन या ट्रायंगल नहीं गिवन तो आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड को कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो वो एंगल लिख के सॉल्व करेंगे तो सबसे एक ही जैसा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, यानी उसको अगर आप रीड करना चाह रहे हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट ही इससे लिखते हैं 1/2 ए बी साइन गामा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करना हो या रीड करना हो तो रीड कैसे किया जाता है कि 1/2 द प्रोडक्ट ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ मेजर ऑफ टू साइड। तो ये मेजरमेंट ऑफ टू साइड ए बी जो है या ए सी या बी सी, तीनों उसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं केस, तीनों केस मतलब वैल्यूज में से, of two sides and the sine of the measurement of the angle included between them। और साइन के हिसाब से जो इनके दरमियान एंगल इंक्लूड होगा तो साइन थीटा के हिसाब से साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप इंग्लिश में रीड कर रहे हैं या इवन डिफिनीशन वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, अब एमसीक्यूज जो है उनमें भी काफी ये चीज शामिल कर दी गई है। 9th-10th में हमने देखा है कि एमसीक्यूज के अंदर डिफिनीशन शामिल की गई थी, तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए, मे भी वहाँ पे आ जाए। तो ये इसका तरीका था और यही हमने यूज़ करना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाकी 2 केसेस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, साइड एंगल एंगल यानी SAA लिखा हुआ है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द मेजरमेंट ऑफ वन साइड एंड द मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स आर गिवन। 2 एंगल और एक साइड गिवन हो तब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा। ठीक है, देखें अगर ए की वैल्यू गिवन है, 2 ऊपर वाले एंगल गिवन होंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो एंगल होगा वो नहीं गिवन होगा, वो हमने फाइंड करना होगा। सो उसका तरीका आपको पता है किस तरह फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, 180 माइनस बीटा माइनस गामा करेंगे तो अल्फा फाइंड हो जाएगा। इस तरह से सेकंड वैल्यू में 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा ओवर साइन बीटा, तो ये 2 वैल्यूज गिवन होंगी थर्ड वैल्यू, यानी यहाँ पर अगर बी गिवन है तो एंगल बीटा हमें फाइंड करना होगा। अगर ए की वैल्यू साइड ए गिवन है तो अल्फा फाइंड करना होगा, तो वो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। और अगर सी गिवन है तो साइन गामा फाइंड करना होगा पहले, क्योंकि तीनों एंगल्स का होना जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके प्रूफ की अगर बात की जाए तो इसके प्रूफ जो है वो थोड़े से 2-3 स्टेप में ही है, लेकिन वो बुक में मेंशन है, उसकी जरूरत नहीं होगी, आपको बस सिर्फ फार्मूले ही याद रखने हैं। तो इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे सिर्फ फार्मूले ही लिखे हैं, उनके प्रूफ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो बुक में एक नजर जाकर देख लीजिएगा। वैसे बहुत कम ही होता है स्टूडेंट्स को बुक देखना इस तरह से, तो वो एक्सरसाइज जस्ट ओपन करके और देख लेते हैं। बहुत रेयर केसेस या बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक के आके थ्योरी स्टडी करते हैं या एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। सो सजेशन यही होती है कि बुक को स्टडी किया करें, आदत बनाएंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में, और चीज़ें याद भी रहती है क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल की गई होती हैं जो आपको टीचर कोई भी समझा रहे तो मैं भी वो स्किप कर जाए या उसके माइंड में ना रहे तो आप वहाँ से भी उसको रीड कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, एनी हाउ थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में यह है कि तीनों साइड्स गिवन हो, अगर तो तीनों साइड में क्या होगा, साइड साइड एंड साइड। ठीक है, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन मेजरमेंट ऑफ ऑल द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, यानी ट्रायंगल की सारी साइड्स गिवन है तो उसके लिए ये फार्मूला है, इसको हम हीरो फार्मूला भी कहते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये जो फार्मूला है ये काफी बच्चे यूज कर चुके होंगे पहले, ये 8 क्लास में भी पढ़ाया जाता था, क्लास 8 की बात कर रहा हूँ। तो ये फार्मूला वहां से आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, ना भी याद हुआ तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वेर एस की वैल्यू क्या है वो पिछले एक्सरसाइज में भी हमने सोल्व की थी, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। सो एस की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, इस फार्मूले को कहते क्या है, यानी डिफरेंट नामों से प्रोनाउंस किया जाता है। सो द एरिया ऑफ फार्मूला, यानी ये जो ट्रायंगल का फार्मूला इज नॉन एज हीरोज फार्मूला,
और इसको अल्टरनेटली नोन एज हीरोइन फार्मूलास भी कहते हैं, यानी इस तरह से इसको लिखा जाता है। सो हीरो फार्मूला जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा, नाम ये यूज़ होगा, तो आपने इसको याद रखना है। बेसिकली जो थर्ड वाली साइड वाला है, ये आप क्लास 8 में या चलो किसी न किसी क्लास में आप 7-8 में कहीं न कहीं पे पढ़ चुके हैं इसको, तो ये आपके लिए ईज़ी होगा इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, जो बाकी हैं, जो 2 केसेज़ हैं, वो थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि चैलेंजिंग तो नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वैल्यूज़ फाइंड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, वो जो सेकंड फार्मूला है जिसमें आपको क्या गिवन है, एक साइड और 2 एंगल गिवन है, उसमें भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है जो फर्स्ट वाले में थी, कि ये तीनों वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी अगर आपके पास तीनों साइड्स हैं, तीनों एंगल्स हैं, और आप किसी एक को भी इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से जो आंसर आएगा वो यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। ठीक हो गया? तो ये मैं आगे चल के क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उनमें हमारे लिए ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी थ्योरी खत्म हो गई है, बस फार्मूले हैं। वो आपको पता है कि जब भी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, क्वेश्चन के साथ मैं लाजमी मेंशन करता हूँ, तो वहाँ पे आपको साथ-साथ नज़र आता रहेगा और फिर इंशाल्लाह आपको वो क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है, पेपर भी करीब आने वाले हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो अब हम एक्सरसाइज 11.3 को शुरू करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इन ईच केस। यानी कोई ट्रायंगल ABC है जिसकी हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, सिंपल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके पास क्या है, वैल्यूज लिखी हुई है, आपने बस वो फार्मूला लिखना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना है। सो सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB, क्योंकि ए और बी वाली साइड गिवन है, तो ए बी आ जाएगा और साथ में आ जाएगा साइन गेमा। ठीक हो गया? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 80, और ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। किस तरह से कैंसिल होगा, 2 1 जार 2, 2 40 जार 80। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 40 कर देते हैं। तो अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप डायरेक्ट एक ही दफ़ा वैल्यू जो है वो खुद से मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन कैलकुलेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि साइन 38 हो गई, इस तरह के एंगल जो हैं वो आपको नहीं पता होंगे। हाँ, जो बेसिक एंगल हैं वो तो आप चले फिर भी कहीं ना कहीं याद रह जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के एंगल्स होंगे ये कैलकुलेटर से ही यूज़ करने होंगे। सो अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, इसलिए कैलकुलेटर का होना इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया? सो 15 40 जार 15 4 जार 60, और ये हो जाएगा साइन 38 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.6157। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आएगा 369.42। सो ये इसका क्या हो गया, सिंपल आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फर्स्ट पार्ट जो वो सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें हमें वैल्यू गिवन है कि b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 12 एंड अल्फा इज इक्वल टू 82 डिग्री। अच्छा जी, एक और बात जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है, पॉइंट के बाद जो आंसर आते हैं, आंसर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है कि हो सकता है मेरे पास आंसर 369 पॉइंट, मतलब 369 तो मैच हो रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला आंसर में कोई एक डिजिट मैच करता है, या हो सकता है मैच ही ना करें। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन साइन 38 की हो सकता है वो चेंज हो। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू, क्योंकि आप कैलकुलेटर में वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज आती हैं, मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया? तो साइन 38 लिखेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे साइन 38 से वो आ रहा है 0.6156614753, बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। लेकिन आप देखें यहाँ पे तो मैंने सिर्फ ये लिखा है कि 6157, यानी मैंने उसको राउंड ऑफ करके 65 और 666 की जगह ना 7 लिख लिया है। तो हो सकता है कि पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंज आ जाए। ठीक हो गया? तो उससे आपने कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट वैल्यू को देखना है कि अगर वो मैच हो रही है तो आपके पास आंसर क्या है। देखें, अब मैंने 600 से मल्टीप्लाई किया तो 369.39 आ गया।
लेकिन यहाँ पे मैंने 42 लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 लिया था, ठीक है। तो वो वैल्यू मैंने इंक्रीज की थी, इसलिए मेरा आंसर जो है वो 42 आया है। अब बुक में जो आंसर है वो इस तरह से कहीं पे 42 लिखा होगा, कहीं पे 39 में भी लिखा हो, सो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट से पहले वाले डिजिट मैच कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट अगर मैच करते हैं, यानी एटलीस्ट 1 डिजिट आपका और बुक का मैच करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर में ये कंफ्यूजन ना हो आपको कि मेरा आंसर पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट ही होगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट की वैल्यू है, सेकंड पार्ट में बी की वैल्यू 14 है, सी की वैल्यू 12 है और अल्फा जो है वो 82 डिग्री गिवन है। सेम वही फार्मूला हम देखेंगे, दो साइड और एक एंगल गिवन है तो सॉल्यूशन। चलो मैं फार्मूले को थोड़ा एक और डिफरेंट मार्कर से लिख लेता हूं ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो। एज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू साइन अल्फा। ठीक हो गया। देखिए याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस जो साइड गिवन है BC वो लिख दिया, अल्फा गिवन है साइन अल्फा साथ में लिख दिया, मतलब बहुत ही इजी हो जाएगा इससे, फार्मूले को याद रखना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 14 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू साइन 82 डिग्री। सो यहां से आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 14 मल्टीप्लाई बाय 12। सो 14 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 168 एंड साइन 82 से आपके पास आ जाएगा 0.9903 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 0.9903 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 83.18। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो इसके से दो पार्ट सॉल्व हो गए, अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड पार्ट की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 50 एंड गेमा इज इक्वल टू 100, यानी दो एंगल्स गिवन है और हमें एक साइड गिवन है। ठीक हो गया। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमने थर्ड एंगल भी फाइंड, क्योंकि आपको याद होगा केस 2 में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास 3 एंगल्स का होना जरूरी है, तो इसके लिए मुझे थर्ड एंगल भी चाहिए होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, उस थर्ड एंगल को फाइंड आउट करूंगा। अब सोल्यूशन थर्ड एंगल का तरीका आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं कि एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये लिख लेंगे 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 100। सो इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 180 में से 50 और 100 निकाले 150, तो ये हो जाएगा सिर्फ 30 डिग्री। सो अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर साइन बीटा साइन गेमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब ये जो वैल्यूज हमें गिवन है वो यहाँ पे सिंपल पुट कर देते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज 1/2 a की वैल्यू हो जाएगी 30 स्क्वायर साइन बीटा गिवन है 50 डिग्री साइन 100, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें एंड डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया। या तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लें, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह की वैल्यूज। तो जहां पे जरूरत आपको पता है सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और कुछ भी नहीं करना, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि फेडरल बोर्ड के अंदर जो स्टेप्स हैं उनके भी मार्क्स लगते हैं, तो इसलिए मेरी सजेशन यही होगी कि आप लोग थोड़े से स्टेप 2-3 लिख लिए करें। अगर 4 नंबर का सवाल आ रहा है तो एटलीस्ट उसमें 4-5 स्टेप्स तो होने चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप में कैलकुलेट कर लें तो ईजी हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 30 30 900 हो जाएगा। साइन 50 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.7760 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 0.9848 डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 450, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 450। यहाँ से इस पूरी वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5088, ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 678.965, ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर आ रहा है। लेकिन जो आपकी बुक में आंसर है वो गिवन है कि 679.06, ठीक हो गया। तो वो मैंने आपको पहले बता दी कि मेरी इस कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है थोड़ा सा आंसर जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा इसको सॉल्व करके देखा कि आंसर क्यों नहीं एग्जैक्ट क्यों नहीं मैच हो रहा। मैंने जो आंसर में यहाँ पे वैल्यूज थी, मैंने साइन 50 एग्जैक्टली लिखा, फिर साइन 100 लिखा, साइन 30 लिखा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ रहे हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे 60 मैंने लिखा है, वहाँ पे उन्होंने 61 कंसीडर किया हो, यहाँ पे 49 कंसीडर किया हो, तो तब सॉल्व किया हो, तो मे भी हो सकता है कि उनके पास जो आंसर आया है वो 679 आया हो, ठीक है। लेकिन ये आंसर भी आपको क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा जी, अब इसके हाँ, एक और बात, कुछ आंसर ऐसे हैं जो कि बुक में गलत लिखे हुए हैं, तो वो मैं चल के आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह से गलत लिखे हुए हैं। वो आपको खुद आइडिया भी हो जाएगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे कि वाकई ये आंसर जो है ये मैच नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस होगा। क्योंकि आपने मेथड को फॉलो किया है और मेथड को फॉलो करने के बाद अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब या तो आपके पास आंसर किसी वजह से गलत आ रहा है, साइन की मिस्टेक की वजह से, या फिर बुक के पीछे जो आंसर लिखे है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो इसके फोर्थ पार्ट को आप सोल्व करते हैं। उसमें गिवन है कि बी इज इक्वल टू 40, अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड गेमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें क्या है, दो एंगल और एक साइड गिवन है। अब पहला काम हमारा क्या होगा, इस थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना। तो सोल्यूशन एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ क्या फाइंड आउट करना है, बीटा फाइंड आउट करना है। सो 180 माइनस अल्फा माइनस गेमा एंड बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 60। तो ये हो जाएगा आपके पास 110, और 180 में से 110 निकालें तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा, ये मल्टीप्लाई बाय साइन गेमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ठीक हो गया। सो नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज 1/2, बी की वैल्यू हमें गिवन है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी 50 डिग्री, नेक्स्ट गिवन था साइन 60 और डिवाइडेड बाय साइन 70। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, 40 का स्क्वायर लेंगे तो 1600 बन जाएगा। साइन 50 की वैल्यू निकालें तो 0.7760, 0.8660 डिवाइडेड बाय 0.9397, ये आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो ये 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 800। तो इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 0.70599, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 से तो ये हो जाएगा 564.73। कुछ बड़ी सी वैल्यू आ रही है लेकिन हम 7 तक ही लिखेंगे क्योंकि 4 डिजिट आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। सो ये आपके पास क्या है, आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट भी फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट 5। अच्छा जी, एक चीज देखी होगी आपने, ये क्वेश्चन है काफी इजी, क्योंकि जितने आपने पिछले एक्सरसाइज या क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से आई थिंक ये वाली जो एक्सरसाइज है काफी ज्यादा इजी है। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या है, तीनों साइड्स आ गई हैं। सोल्यूशन एज, अब आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो कौन सा होगा, हीरो फार्मूला, लेकिन s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 वो यूज करेंगे। सो s इज इक्वल टू 7 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 implies that s इज इक्वल टू 17 divided by 2 and implies that s is equal to 8.5।
ये आ गया। अब फार्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो कि है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो वैल्यूज आ गई हैं, डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 माइनस 7, 8.5 माइनस 8, और ये हो जाएगा 8.5 माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 एंड मल्टीप्लाई 6.5। तो आप डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह भी लिख लें तो भी ठीक ही होगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41.4375 implies that area of triangle is equal to 6.4। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो अब इसके 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 6 पार्ट में भी हमें सेम वही वैल्यू गिवन है जो पार्ट 5 में गिवन थी। सो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन as s is equal to a plus b plus c divided by 2। so by putting the values s is equal to 11 plus 9 plus 8 divided by 2 implies that s is equal to 28 divided by 2 and implies that s is equal to ये हो जाएगा 14। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सिंपल हीरोस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और इसकी साइड की यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। सो एस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 14, 14 माइनस 11, 14 माइनस 9 एंड 14 माइनस 8। So area of triangle square root of 14 multiply by 3 multiply by 5 and multiply by 6। So area of triangle is equal to square root of 1260 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35.5। तो ये इसका सिंपल क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके 7 पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके वजह से 12 पार्ट गिवन है, काफ़ी ज़्यादा गिवन है, लेकिन किसी किसी वैल्यूज में चेंज भी आ रहा है क्योंकि आगे जो अब एंगल आ रहे हैं उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो 7 पार्ट को सॉल्व करते हैं। b इज इक्वल टू 414, c इज इक्वल टू 485 एंड अल्फा इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड 47 मिनट। ठीक है। सो ये तरीका पहले बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिएगा। 49 डिग्री लिखना है एंड 47 मिनट लिखना है। ठीक हो गया। इक्वल प्रेस कर देना है और फिर ये स्टैंडर्ड फार्मूला प्रेस करना है, तो ये आ जाएगा 49.78333 समथिंग लिखा, तो मैं 49.783 ही लिखूंगा। सही हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 49.783। ये आपके पास क्या है, अल्फा की वैल्यू है। अदरवाइज अगर आप 49 डिग्री और 47 मिनट वाला ये यूज करें तब भी आंसर वही रहेगा, क्योंकि मैंने जो आंसर निकाले हैं वो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही निकाले हैं डायरेक्ट लिख के। सो आप ये लिख के भी सॉल्व करें तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, सोल्यूशन लिखते हैं। क्योंकि इसका फार्मूला मुझे पता है कि 2 साइड और एक एंगल गिवन हो, तो उसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज करूंगा। एस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 414 485 मल्टीप्लाई बाय साइन 49.783। ये आ गया आपके पास। अब इसकी हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, सो 200 और यहाँ से इसको सॉल्व करें, सो 0.7636। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1000395 मल्टीप्लाई बाय 0.7636। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7662 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन आपकी बुक में यही आंसर मेंशन है। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हमें पहले जो वैल्यूज गिवन है उसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, यानी इसको हम चेंज कर लेते हैं। सोल्यूशन a इज इक्वल टू 32, ठीक है। बीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास, बीटा इज इक्वल टू 47.4 डिग्री, और यहाँ पे गेमा की वैल्यू है 70.27 डिग्री, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे आपके पेपर आने वाले और आपको पता होगा कि बॉल पॉइंट जो है वो आपको ज़्यादातर यूज़ करने होते हैं, यानी अक्सर स्टूडेंट जो है बॉल पॉइंट्स यूज़ करते हैं। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा, अभी मार्केट में नया बॉल पॉइंट आया है, ये देख लीजिएगा, पियानो के एडवांस के नाम से है, ठीक हो गया। मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वैसे कोई वो नहीं है, अब ना भी लेना चाहे तो भी कोई वो बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी राइटिंग की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी आपकी इससे, ठीक हो गया, क्योंकि बहुत स्मूथ चलता है। सो 20 रुपीज़ का आई थिंक आपको मिलेगा ये वाला मार्क वाला पॉइंट जो है, तो ले लीजिएगा, ठीक है। आपकी राइटिंग जो है इससे अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज जो यूज़ कर रहे हैं आप वही यूज़ कीजिएगा। तो ये ना हो कि आपको लगे कि सर किसी मार्कर की पब्लिसिटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं डिफरेंट पेन्स को यूज़ करता रहता हूँ, तो मुझे इसकी राइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है, तो आप लोग को भी इसलिए सजेस्ट की कि आप लोग भी इसको यूज़ कर लें, ताकि आपको क्या हो, इससे आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने इसकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया है, आपके पास दो एंगल्स और एक साइड है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन में। एज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 1/2। और हाँ, बल्कि एक चीज़ और, यहाँ पे हमें थर्ड एंगल भी तो चाहिए, क्योंकि अगर दो एंगल गिवन हो तो हम क्या करते हैं, थर्ड एंगल को लिखते हैं। लेकिन मैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिख लेता हूँ। a1/2 a² साइन बीटा साइन गेमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास वैल्यूज है, लेकिन पहले मुझे एस थर्ड एंगल चाहिए। थर्ड एंगल के लिए क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। और अब क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। 180 माइनस बीटा माइनस गेमा, सो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 47.4 और माइनस 70.27 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 62.33 डिग्री। सो नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, एरिया फार्मूला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला उसमें पुट कर लेते हैं। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 32 स्क्वायर इंटू साइन 47.4 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 70.27 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 62.33 डिग्री। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 32 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1024। यहाँ से बारी बारी इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.7361 0.9413 डिवाइडेड बाय 0.8856, ये आ जाएगा। अब इसको 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा इस इक्वल टू 512। इस पूरी वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सो ये हो जाएगा 0.7824। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये आपके पास 400.5। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 9 पार्ट में भी हमें सेम वही तरह से, यानी अल्फा की और गेमा की वैल्यू जो है उसी फॉर्म में लिखी हुई, तो पहले इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट बी इज इक्वल टू 47, अल्फा इज इक्वल टू 60.417 एंड गेमा इज इक्वल टू 41.583, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको पता है कि वो फिर सॉल्व नहीं होगा। तो एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सो ये हो जाएगा अल्फा और गेमा गिवन है, बीटा फाइंड आउट करना है 180 माइनस अल्फा माइनस गेमा। सो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60.417, यहाँ पे डिग्री लिख लेते हैं, एंड माइनस 41.583 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे सिंपल आ जाएगा 78 डिग्री। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गेमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। सो नाउ by putting the values 1/2 47 स्क्वायर साइन 4 साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी 60.417 साइन 41.583 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 78 डिग्री। सो 1/2 47 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 2209, इससे आ जाएगा आपके पास 0.8696 0.6637 डिवाइडेड बाय 0.9781। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 1104.5 मल्टीप्लाई बाय 0.59008, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 651.7, implies that area of triangle 651.7। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसके 10th पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट भी सेम उसी तरह से ही गिवन है जिस तरह से इससे पहले वाले दो 9 और 8 और 9 वाली जो स्टेटमेंट गिवन थी। तो यहाँ पे भी हम पहले एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं, थर्ड एंगल फाइंड करते हैं, फिर उसी तरह से सॉल्व करते हैं। सो सी इज इक्वल टू 57, अल्फा इज इक्वल टू 23.4 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 71.6 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम पहले हम थर्ड एंगल को फाइंड कर लेते हैं। सो एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमने गेमा को फाइंड आउट करना है। सो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। सो 180 माइनस 23.4 माइनस 71.6। सो गेमा इज इक्वल टू, इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। सो ये आपके पास इसका थर्ड एंगल फाइंड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गेमा, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 सी की वैल्यू 57 स्क्वायर साइन 23.4 डिग्री, फिर हो जाएगा साइन 71.6 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 85 डिग्री। सो 1/2 57 स्क्वायर 3249, इसको सॉल्व करें 0.3971 मल्टीप्लाई बाय 0.9489 डिवाइडेड बाय 0.9962, ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लें 1624.5 मल्टीप्लाई बाय इसके पूरे से आ जाएगा 0.3783। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 614.5। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो पार्ट 11 में क्या गिवन है, दो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, लेकिन एंगल जो है वो उस फॉर्म में गिवन है डिग्री और मिनट की फॉर्म में। पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 42.283, ये एंगल हो गया है, ठीक हो गया। सो सोल्यूशन, अब चूंकि हमें फार्मूला डायरेक्ट पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 ए सी साइन बीटा, ये फार्मूला हो गया। पहले इस पर कर लेते हैं 1/2 925 433, और ये हो जाएगा साइन
42.283। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1/2 400 525, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6728। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 134736.6। ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। a इज इक्वल टू 92, b इज इक्वल टू 71 एंड गेमा इज इक्वल टू 56 डिग्री 44 मिनट। सो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। गेमा इज इक्वल टू 56.74 डिग्री। सोल्यूशन डायरेक्ट सॉल्व होगा क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी, और ऊपर वैल्यू मैंने फार्मूला गलत लिख दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है। ठीक हो गया ना, ये जल्दी जल्दी मैंने गलत कर दिया, लेकिन इसको मैं बाद में, चलें अभी से ही सॉल्व कर लेते हैं। ए सी लिखा हुआ है, ए सी साइन बीटा लिखा हुआ था, मैंने जल्दी जल्दी में ए बी लिख दिया था। अच्छा जी, ए बी और यहाँ से हो जाएगा साइन गेमा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 92 मल्टीप्लाई बाय 71, और ये हो जाएगा साइन 56.74 डिग्री। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 6532 एंड 0.8361। सो 6532 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 3266। 3266 multiply 0.8361. So area of triangle is equal to 2730.7। तो ये इसका क्या हो गया है, आपके पास आंसर आ गया है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तीनों ही इजी हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो लिखता हूँ फिर वो समझाता हूँ और सॉल्व करते हैं उसको। सो क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हमें कहा गया है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 121.34। इस दफ़ा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू गिवन है, जो कि इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, क्योंकि उसमें कहा यह गया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करके दे। तो यहाँ पे ये चेंज आया है। इफ अल्फा गिवन है, एक एंगल गिवन है, और बीटा दूसरा एंगल गिवन है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट की ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। फाइंड क्या करना है वो भी मैंने सर्कल कर दिया है कि देन फाइंड सी एंड एंगल गेमा, यानी एंगल गेमा और सी फाइंड करना है, और आपके पास दो साइड गिवन है। फिर उसके बाद हमने ये सी की वैल्यू के लिए क्या कुछ प्रोसीजर करना है वो फिर आप देख लेंगे, लेकिन पहले हमें जो डेटा गिवन है उसको मेंशन कर देते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, पहली चीज अल्फा इज इक्वल टू 32 डिग्री 25 मिनट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, सही हो जाएगा 32.417। ये एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बीटा की वैल्यू गिवन है 65 डिग्री 65 मिनट इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 66.084। ये दो वैल्यूज हमें गिवन थी। उसके अलावा भी एक और वैल्यू गिवन है, और वो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, सो वो भी मेंशन कर देते हैं। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 121.34, ये वैल्यू भी हमें गिवन है। तो आपको पता होगा कि जब हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपके पास दो एंगल्स गिवन हो, तो वहां पे हमें थर्ड एंगल की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बाद ही जाहिर बात है ये फिर हम नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, थर्ड एंगल को फाइंड करूंगा। सो उसके लिए क्या होगा, एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो गेमा फाइंड होगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब वो हमने अगर ये ना भी कहते ना कि क्वेश्चन में हमें ये सॉल्व फाइंड करके दे, तब भी हमने इसको फाइंड करना ही था, क्योंकि वैल्यू फाइंड करने के लिए सी के लिए ज़रूरी था अगर दो एंगल गिवन है तब। सो ये हो जाएगा गेमा इज इक्वल टू
180 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 32.417 माइनस 66.084। सो गेमा इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री एंड 30 मिनट, और implies that gamma is equal to 81.5। तो मैंने दोनों वैल्यूज लिख दी हैं, 81.5 आया है लेकिन 81 डिग्री और 30 मिनट वाली फॉर्म में भी लिख दिया है। अब नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा divided by sin gamma। So now by putting the values 121.34 is equal to 1/2 c square, चूंकि फाइंड करना है तो c एज इट इज ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, बाकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। साइन अल्फा गिवन है 32.417 इंटू साइन 66.084 डिवाइडेड बाय साइन 81.5। तो अब मुझे c चाहिए, बाकी सब कुछ खत्म करना है, तो वो मैं दूसरी साइड पे क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। अच्छा, पहले जो वैल्यू डिनोमिनेटर थी वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, ये एज इट इज आ गई। अब हम फिर सी स्क्वायर को फाइंड करना था, सो इम्प्लाइज दैट 1/2 सी स्क्वायर, ये दो वैल्यूज भी मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। सो 121.34 मल्टीप्लाई बाय साइन 81.5 डिवाइडेड बाय साइन 32.417, और यह हो जाएगा साइन 66.084। ठीक हो गया, ये हमने वैल्यूज को लिख लिया है। अब इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 121, और इसको मैं यहाँ पे पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 0.9890 डिवाइडेड बाय 0.5361 0.9141। अच्छा जी, अब हम इस वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 सी स्क्वायर 120.00526 डिवाइडेड बाय 0.49004901। सो 1/2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 244.8842। ठीक हो गया। अब इस 2 को यहाँ से ख़त्म करना है, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 244.8842 एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 489.77। ये आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 489.77, ये कैंसिल, c इज इक्वल टू 22.13। तो ये इसका आपके पास क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हो गया। ठीक हो गया। वो जो थर्ड एंगल को कहा गया था वो चूंकि यूज होना था इसलिए उन्होंने वो भी कह दिया कि वो भी फाइंड करें, अगर वो ना भी कहते तब भी हम उसको फाइंड कर ही लेते। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एक और बात यहाँ पे आ जाती है इस क्वेश्चन के हवाले से कि इस क्वेश्चन में हमें कोई डायग्राम नहीं गिवन, तो हम इसमें अगर इनकेस किसी क्वेश्चन में इस तरह से कहा जाता है कि वैल्यूज फाइंड करें और बताया भी नहीं गया, जिस तरह सी और गेमा का नहीं यहाँ पे बताया गया था, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बताया जाता तो फिर हम वो कौन सी वैल्यूज को सपोज करेंगे। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि मैं बाद में आपको ये चीज फिर बताऊंगा, वो ये है कि जब कहा नहीं जाता आपके पास तीनों का आंसर इक्वल आता है, तो आप कोई भी वैल्यूज ले लेंगे तब भी आपके पास आंसर इक्वल ही कंसीडर होगा। आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें इस तरह से कुछ बताया नहीं गया, तो वहां पे हम अपनी मर्जी से ही उस वैल्यूज को लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो आप क्या करें, आप उन वैल्यू को डिफरेंट तरीके से लें, यानी अल्फा बीटा अगर मैं ले रहा हूं तो आप बीटा और गेमा को लें, या अल्फा और गेमा को लें और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करें और देखें कि क्या आपका आंसर वही आ रहा है जो मेरे आंसर यानी मेरे क्वेश्चन के सोल्यूशन से आया था। ठीक है, सो मुझे कमेंट में ये लाजमी बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट समझ लें, फिर मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में भी समझा देता हूँ क्योंकि उसमें ट्रायंगुलर फॉर्म का जिक्र हुआ है, तो इसलिए मैं ट्रायंगल भी बना दिया है ताकि वैल्यूज लिख के समझा सकूँ।
ये कह रहे हैं कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर, यानी एक गार्डन है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है और उसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 30 मीटर है। इफ इट्स टू कॉर्नर एंगल इज 22 होल 1/2 यानी 22.5 डिग्री एंड 112.5 डिग्री, यानी एक एंगल क्या है ऑब्ट्यूस है और दूसरा एंगल क्या है एक्यूट है, यानी 90 से ग्रेटर और 90 से कम। अब उसमें हमसे पूछा क्या गया है, वो असल काम वो है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर, यानी उस गार्डन के अंदर हमने ग्रास प्लांट करना है तो कह रहे हैं कि उसका एरिया कितना है, पहले वो निकालें, फिर उसके बाद बताएं कि अब अगर 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो तो अब उस हिसाब से उसके एरिया के हिसाब से उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक हो गया। तो पहले सोल्यूशन गिवन दैट, जो चीज़ें गिवन है वो मेंशन कर लेता हूँ, फिर ट्रायंगल में भी वैल्यूज लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या है, एक वैल्यू गिवन है। अब वो वैल्यूज जो आपको गिवन है वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, तीनों एंगल्स को फाइंड करना तो जरूरी है। तो इसमें आप मर्जी आपकी कि आप जो मर्जी साइड लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 30 मीटर, मैंने a लिखा है, आप b से कर ले आप c से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एंगल आगे जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें फिर आपने देखना है कि क्या एग्जैक्टली जो a के हिसाब से एंगल मैच कर रहे हैं आपने वो लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये भी देखिएगा। ठीक हो गया। अब जो साइड्स यानी जो एंगल्स गिवन है वो मेंशन कर लेते हैं। एक एंगल यहाँ पे मैं 112 पॉइंट यानी 112.5 डिग्री एक ये एंगल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे 22.5 डिग्री एक ये एंगल लिख रहा हूँ। तो जो एंगल मुझे फाइंड करना है वो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब इन दोनों में से आपने बीटा और इसका नाम दे देना है। तो बताएं शाबाश, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा। आपको नजर भी आ रहा है कि अगर ए है यानी अल्फा उसके ऑपोजिट साइड पे जो साइड होती है वो ए होती है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू 30 हो गया है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कि ये जो एंगल है ये बीटा हो गया जो कि है 22.5 डिग्री, और ये हो गया गेमा 102.5 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ें भी मेंशन कर लेते हैं एंगल के हवाले से, क्योंकि हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। सो मैंने एक लिया है बीटा इज इक्वल टू 22 पॉइंट होल 1/2 डिग्री इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, और गेमा इज इक्वल टू 112 होल 1/2 डिग्री इम्प्लाइज दैट गेमा इज इक्वल टू 112.5 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल हमें फाइंड करना ही होता है। सो मुझे थर्ड एंगल के लिए क्या करना है, पहले यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है अल्फा के लिए। तो क्या होगा, एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू 180 minus beta minus gamma, and alpha is equal to 180 minus 22.5 minus 112.5। सो अल्फा इज इक्वल टू, ये वैल्यू सारी माइनस कर दे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गेमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक हो गया। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज हमें गिवन है 1/2 30 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन 22.5 इंटू साइन 112.5 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ से 30 से 900 आ गया, 1/2 इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार एंड 4 50 जार। सो ये हो जाएगा 450। यहाँ से इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, 0.3827 मल्टीप्लाई बाय 0.9239 डिवाइडेड बाय 0.7071, ये हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 225, ये होगा 25 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इन्होंने ये लास्ट में क्वेश्चन के आखिर में ये पूछा था
कि हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इफ द रेट ऑफ 5 RS5, यानी इसके हिसाब से क्या है आपने प्लांटिंग करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय RS5। सो ये था 225 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1125। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज RS1125। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है। गलत कैसे लिखा हुआ है ये आप खुद भी एक दफ़ा सॉल्व कीजिएगा तो आपको खुद ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया ना। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो सिर्फ बुक का आंसर और वीडियो में आंसर देख के कमेंट कर देते हैं कि सर आंसर ही आपका गलत आया। तो एक दफ़ा थोड़ी सी जहमत कर लिया करें, एक दफ़ा खुद सॉल्व करने की। ठीक हो गया, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसमें आंसर लिखा हुआ है 112.5 लिखा हुआ है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 ही आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट ही नहीं है तो कहाँ से वो, इनकेस अगर पॉइंट होगा भी तब भी 1125 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आपने एंगल में थोड़ा सा आपके पास चेंज आ रहा है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वही वैल्यूज आई हैं 1125 यानी 225 आ गया। तो अगर आपके पास चेंज भी आता है, पॉइंट में भी वैल्यू आ जाती है, तब भी वो 225 से ग्रेटर ही होगी। ठीक हो गया, तो आंसर जो है वो 1125 से ग्रेटर ही आएगा। तो आपका जो आंसर है बुक का एग्जैक्ट वो है 1125 रुपीज़। तो यहाँ पे वो मिस्टेक हुई है बुक में आंसर में। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि ये तो अभी नई बुक आई है। इवन जो पहली बुक थी जो 60 सालों से चल रही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी। ठीक हो गया, पिंडी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो पुरानी बुक्स थी या फेडरल में भी जो पढ़ाई जा रही थी। तो ये चीज़ कॉमन है कि मिस्टेक्स होती रहती हैं। अच्छा जी, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट देख लें। इसके बुक के ना जब क्वेश्चन लिखा उसके बिल्कुल बैक साइड पे ना एक शेप भी बना दी गई है, यानी पेपर सा वो पिक्चर सी बनी हुई ना घर की, और साथ ही वो एक ना ट्रायंगुलर शेप बनाई हुई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल बनाया है समझाने के लिए। सो ये कह रहे हैं अ न्यू होम ओनर हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप बैकयार्ड to one of three side measures 53 feet and 42 feet and form an included angle is 153 degree 135 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि एक नए घर का ओनर है जिसके ट्रायंगुलर शेप में ना उसकी बैकयार्ड है, जिसकी मेजरमेंट उसने दी हुई है कि 53 और 42 डिग्री है, और उसका जो एंगल बन रहा है वो 135 डिग्री बन रहा है जो उसके साथ इंक्लूड है। तो एक तो ये बात कि वो जो एंगल है वो क्या है, वो आपके पास 90 से ग्रेटर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज एंड ग्रास सीड टू बी परचेज द ओनर हैज टू नो द एरिया ऑफ यार्ड, फाइंड द एरिया ऑफ यार्ड टू द नियरेस्ट स्क्वायर फुट। वो बेसिकली ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, जिसके ऊपर फिर वो ग्रास उसको सीड लगाए गए जो भी वो करता है। सो एनी हाउ हमें जो वैल्यूज गिवन है वो मैं आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखा देता हूँ जिस तरह से वो लिखी हुई है। यहाँ पे ए बी और सी लिखा हुआ है, ये 53 डिग्री लिखी हुई है। यहाँ पे आपके पास 42 डिग्री 42 डिग्री कह रहा हूँ 53 फीट 42 फीट एंड 135 डिग्री जो एंगल गिवन है। तो दो साइड एक एंगल गिवन है, सिंपल फार्मूला लगाते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट a is equal to 42, b is equal to 53 एंड गेमा इज इक्वल टू 135। अब अगर आपका दिल कर रहा है कि आप ए और बी नहीं बल्कि बी और सी लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से एंगल ले लें। आप ए और सी लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से एंगल ले लें। तीनों से एक ही जैसा आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप इसमें जब गिवन ना हो तो आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो नाउ एज area of triangle 1/2 AB sine gamma. So by putting the values, area of triangle 1/2 42 multiply 53 into sine 135 डिग्री। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं 2226 मल्टीप्लाई 0.7071। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको यहाँ से आ जाएगा 1113 मल्टीप्लाई 0.7071। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 787 फीट स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यही उन्होंने पूछा था कि आपने क्या करना है, फाइंड करके देना है एरिया ऑफ यार्ड। सो नियरेस्ट 787 स्क्वायर फीट ही बनना, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू लेकिन वो इग्नोरेबल है। सो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, सो द एरिया ऑफ द यार्ड इज 787 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो क्लियर हो गई है 11.3। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं या कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दूंगा। सो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।